महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय सांसदों, मानसून के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मंगलमय होंगे। महासचिव महोदय शपथ अथवा प्रतिज्ञान करवाएंगे। महासचिव महोदय। सुश्री प्रगति जोशी, जो उत्तराखंड के टिहरी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। अहम प्रगति जोशी युवा संसदाय सदस्यत्वेन निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यद् अहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यता अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। Mr. Saurabh Bhagwan, who stands elected from Mandi constituency of Himachal Pradesh. Sir, do you want to take oath or affirmation? In which language would you like to take oath? I, Saurabh Bhagwan, having entered as a member of House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सुश्री अलीशा मंसूरी, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। मैं अलीशा मंसूरी, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करूंगी। पीछे ताली पीटते रहो, पीछे वाले।
माननीय सदस्यगण, आज हम मानसून के इस सत्र में पुनः मिल रहे हैं। मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं आप सभी को भारत मां के वीर सपूतों के बलिदान की सूचना दूं। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में दिनांक 12 जून 2024 को 5 जवानों, 9 जुलाई 2024 को कुलगाम में 2 जवानों, 15 जुलाई 2024 को डोडा में 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। संपूर्ण देश इस दुर्घटना से अत्यंत ही पीड़ा में है और दुख में है, और मैं उन सभी वीर सपूतों के परिवारजनों हेतु अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय स्पीकर महोदया, मैं जम्मू कश्मीर के आतंकी मुठभेड़ में हमारे देश के वीर जवानों की शहादत पर अपना शोक प्रकट करता हूं। हमारे देश के जवान संपूर्ण देश की रक्षा एवं बलिदान के लिए आत्मार्पित है। उनका शौर्य, साहस, समर्पण की वजह से हम इस देश के भीतर सुरक्षित हैं। वे हमारे लिए अतुलनीय धरोहर है एवं मानवीय संसाधन है। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद माननीय स्पीकर मैडम। मैं आप और सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी सम्मिलित करता हूं। इस देश के लिए हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। इन जवानों की शहादत न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि समस्त राष्ट्र के लिए एक अपूर्णित घटना है। इस दुख की घड़ी में मेरा जवानों के परिजनों से आग्रह है कि वे स्वयं को अकेला न समझें। समस्त राष्ट्र और सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं और मेरे साथी शोक संतप्त परिवार को हृदय की गहराइयों से संवेदनाएं भेजते हैं। भारत मां के वीर सपूत जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीर सपूतों हेतु हम सभी कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। माननीय सांसदगण, आप प्रश्नकाल के इस नियम से भली भांति अवगत होंगे कि जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वे आप सत्र के प्रारंभ में ही अपना नाम व प्रश्न दे देते हैं, तभी आपको प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। साथ ही आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न आपने दिए हैं आप उन्हीं प्रश्नों को पूछेगा, जिससे कि युवा संसद का समय सदुपयोग हो सकेगा। मैं आशा करती हूं कि आप सभी मेरे द्वारा बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखेंगे एवं युवा संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। प्रश्नकाल प्रारंभ होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 101, माननीय सदस्य श्रीमान संकीत। धन्यवाद महोदय। माननीय स्पीकर महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं वहां पलायन की समस्या ने एक विकट रूप धारण कर लिया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 6,500 गांवों से 3 लाख स्थायी तथा 30,000 लोगों ने स्थायी पलायन किया है। 2023 में यही आंकड़ा बढ़कर 4,000 गांवों से 1.2 लाख लोगों ने स्थायी पलायन किया है। पहाड़ों से खाली होते इन गांवों को लोग भूतहा गांव की संज्ञा दे रहे हैं,
जिनकी संख्या उत्तराखंड में 1726 तक पहुंच गई है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पहाड़, बुग्याल, खेत खलियान अकेले बातें करने के लिए विवश होते जा रहे हैं? सरकार इस समस्या का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? स्पीकर महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों से गांव के अस्तित्व के साथ साथ हमारी कई पौराणिक परंपराएं भी अपना अस्तित्व खो रही है। मैं सभी ग्रामीणों की आवाज एक शेर के माध्यम से सरकार के समक्ष रखता हूं। हमने माना कि तगाफुल नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। माननीय गृह मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से सांसद जी को उत्तर उन्हीं के अंदाज में देना चाहूंगी कि गांव, पहाड़, खेत, बुग्याल हमारे भी दिल में बसते हैं, कि गांव, पहाड़, खेत, बुग्याल हमारे भी दिल में बसते हैं। महोदय, पहाड़ों की दुख और पीड़ा को हम भी भली भांति समझते हैं, मैं सदन को अवगत करा दूं कि मैं स्वयं पहाड़ों से हूं और हमारी सरकार भी पलायन जैसे चिंतात्मक विषय की गंभीरता को समझती है। इस समस्या के निवारण के लिए कई योजनाओं पर हम लोग कार्यरत हैं, जैसे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के सीमांत जिलों के गांवों में आर्थिक सुधार, आजीविका विकास, सड़क कनेक्टिविटी, घर और ग्रामीण अवस्थापना, कौशल विकास जैसे काम किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पलायन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों में पलायन करने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं, जो कि है अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छा स्वास्थ्य। और ध्यान दीजिएगा सांसद जी, इन पर हमने कार्य भी किया है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में एक बेसिक स्कूल तथा हर 10 किलोमीटर की दूर अंतराल में एक इंटर कॉलेज व एक हाई स्कूल होना जरूरी होगा। हमने हर जिले में एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी खोलने का आवंटन रखा है। रोजगार की बात करें तो रोजगार के साथ साथ अपने जैसे हजारों को रोजगार प्रदान करें। बात करें सांस्कृतिक धरोहर की तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए स्थानीय त्योहारों को विश्व एवं देश की धरोहर बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को ने रम्मान उत्सव को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया था, उसी प्रकार उत्तरकाशी के मंगसीर बगवाल और बटर फेस्टिवल को भी विश्व स्तर पर दर्जा दिलाना अब हमारी सरकार का अगला कार्य है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संज्ञान लिया है मंत्री जी। हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर संज्ञान लेते हुए दूरस्थ गांवों में एयर एम्बुलेंस जैसी हेली सेवाओं पर कार्य किया और उसके साथ साथ पूरे भारत में 8.8 जन औषधि, ध्यान दीजिएगा 8.8 जन औषधि फार्मा दुकानों में 1800 से अधिक सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों की उपलब्धता भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित की है। प्रश्न संख्या 102, माननीय सदस्य सुश्री मानसी। धन्यवाद महोदया। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि आज भी भारत में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। कोलकाता में नाइट ड्यूटी करती हुई महिला का बलात्कार किया जाता है। ये कैसा आधुनिक भारत है जहाँ देहरादून में बस से अपने घर जाती हुई लड़की के साथ ऐसी शर्मनाक घटना घटित होती है। पहली रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। महोदया, क्या सरकार द्वारा इस गंभीर विषय पर कोई कदम उठाए गए हैं? यदि उठाए गए हैं, माननीय मंत्री जी कृपया। आरक्षण की इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण की इस दौड़ में बेटियों को उनके माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। जी हाँ महोदया, मैं राष्ट्रीय निर्माण करना चाहती हूँ। जी हाँ महोदया, मैं राष्ट्रीय निर्माण करना चाहती हूँ। महोदया, सदन में महिलाओं की पीड़ा को ध्यान में रखकर जो मुद्दा उठाया गया है, यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। जहाँ तक देहरादून तथा कोलकाता की घटना की बात कर ली
जाए तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन महोदया, मैं आपके माध्यम से संसद को अवगत करा दूं कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील तथा प्रतिबद्ध है। और महोदया, अगर हम एनसीआर में माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी कृपया शांत हो जाइए। माननीय मंत्री जी कृपया बैठ जाइए। युवा संसद की गरिमा बनाए रखिए। और महोदया, वे आंकड़े भी हमारी सरकार के पास उपलब्ध हैं, जहां महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों को कम करने के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए थे। वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 23.67 लाख मामले सुनवाई के लिए आए थे, जिनमें से 1.43 लाख मामले निपटाए जा चुके हैं और 1.43 लाख मामलों वर्ष के दौरान 1.6% मामलों को दोषी ठहराया गया तथा 44% मामलों को बरी कर दिया गया। और महोदया, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है तथा हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को और भी मजबूत करने जा रही है, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य होगा कि विद्यालयों में एक नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। उसका प्रमुख विषय होगा सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन एक ऐसा विषय होगा जो सोए हुए समाज को जागरूक बनाएगा। दूसरा, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में ऐसा एक पद पर एक महिला नियुक्त की जाएगी ताकि एक महिला दूसरी महिला से हमारा पहला उद्देश्य होगा कि विद्यालयों में एक नई शिक्षा नीति लाई जाएगी, जिसका प्रमुख विषय होगा सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन वो विषय होगा जो सो रहे समाज को जागरूक बनाएगा। दूसरा, हमारा उद्देश्य होगा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक ऐसा पद पर महिला को नियुक्त किया जाए ताकि एक महिला दूसरी महिला से अपनी बात को भली भांति कह सके। तीसरा, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महोदया, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि सीसीटीवी कैमरा कोई दिखावा नहीं बल्कि बेटियों की सुरक्षा का एक प्रमुख साधन है। चौथा, जगह जगह फनी स्ट्रॉ बनाए गए हैं। पांचवा, यदि 18 वर्ष की कम बालिका के साथ कोई अपराध किया जाता है तो उसके आरोपी को मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगी कि भारत की बेटियों को सुरक्षित करने के लिए क्या किसी ओहदे पर ही होना जरूरी है? क्या बिना किसी ओहदे के हम भारत की बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते? महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन मैं दावा करती हूँ कि जिस दिन भारत का प्रत्येक पुरुष नागरिक भारत सरकार के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेगा, उस दिन भारत की बेटियां असुरक्षित नहीं सुरक्षित कही जाएंगी। प्रश्न संख्या 103 माननीय सदस्य श्रीमान हिमांशु। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय महोदय, मेरा वर्तमान सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी से प्रश्न है कि आज अमेरिका, चाइना जैसे देशों में कचरे से भी सुपरफास्ट रोड व हाईवे बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ना तो कचरा सही से निपटाया जा रहा है और ना ही रोड हाईवे बन पा रहे हैं। महोदय, आप राजधानी दिल्ली में ही देख लीजिए, इतना बड़ा कचरे का पहाड़ लगा हुआ है। हमारे धार्मिक स्थलों की स्थिति तो इससे कई गुना बदतर है। बारिश के मौसम में तो आपकी सड़कें गंदे नालों से भी बदतर हो जाती है। महोदय, रोड हाईवे के निर्माण में भी हमारा स्थान देख लीजिए। आज भी देश के 30% गाँव में रोड नहीं पहुंच पाई है। आखिर हमारे गांव में रोड कब तक पहुंचेगी और कब तक लोगों को बेहतर रोड सुविधाएं मिल पाएगी? माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं माननीय सांसद जी की गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं और मैं इनकी बात का पहले खंडन करता हूं। हम भी प्लास्टिक रोड प्रोजेक्ट के तहत हाईवे तथा सड़क निर्माण में कचरे का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली टू पुणे एक्सप्रेसवे हो या दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे हो। इतना ही नहीं, हम तो कचरे से बायोफ्यूल भी बना रहे हैं और बायोफ्यूल बनाने में हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं। हमने G20 में भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना कर दुनिया को इसके बारे में बताया है। बात रही दिल्ली में नेशनल हाईवे पर कचरे के पहाड़ की, तो विपक्ष से इस बारे में बात की गई कि आप इस कचरे में से मेटल अलग कर दीजिए, सारा कचरा उठाकर हम ले जाएंगे, परंतु विपक्ष द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई, जो कि बहुत शर्मनाक
बात है। मैं संपूर्ण संसद को अवगत करा देना चाहता हूं कि आज हम हर दिन 37 किलोमीटर सड़क निर्माण कर भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर 4 लेन हाईवे का निर्माण किया है। 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन कोलतार सड़क का निर्माण किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज करवाया है। हाईवे की लंबाई पिछले 10 सालों में 50% बढ़ी है। आज हम अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। 2014 से 2023 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमने 1.5 लाख गांवों में सड़क निर्माण का कार्य किया है तथा इसी वर्ष 2024 के अगस्त माह तक 30,000 गांवों को शहर से जोड़ चुके हैं तथा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 75,000 किलोमीटर बनाने का हमारा संकल्प है तथा दूरस्थ क्षेत्रों को इस प्रोजेक्ट के तहत शहर से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, जो कि 2027 तक पूर्ण हो जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 17,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हम कर भी चुके हैं। कोई पूरक प्रश्न? जी महोदय, अगर ऐसा ही है तो फिर आपके नेतृत्व में जुलाई सितंबर आते ही बरसाती नाले क्यों बन जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सड़कें तो बिछा दी मगर उन गड्ढों का क्या किया जिसमें हर साल हजारों लोग मौत की भेंट चढ़ जाते हैं? महोदय, सड़कें तो छोड़िए, आपके तो रेलवे भी बूढ़े हो गए हैं। आपने आज वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें तो चला ली मगर क्या उन जर्जर खस्ता हुए ट्रैकों का ख्याल किया जिन पर हजारों लोग एक्सीडेंट की मौत चढ़ जाते हैं? Remember this, mister. India accounts nearly 50% of global accidents in 2018, and this number is rising day by day. आप बालासोर में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस से तो कोरोमंडल रेल रोड से तो अवगत होंगे, जिसमें 240 लोग मौत के ग्रास बन गए थे और लगभग 1100 महोदय ध्यान रखिए 1100 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ऐसे न जाने कितने एक्सीडेंट रोज देश के कोने कोने में होते हैं। आखिर आपकी सरकार अब तक इस पर कुछ किया क्यों नहीं? आखिर एक्सीडेंट कब रुकेंगे? माननीय मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने हाईवे और सड़क पर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सड़क और हाईवे के किनारे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं ताकि बारिश का पानी जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। सड़क तथा हाईवे की रेगुलर मेंटेनेंस की जा रही है। जल भराव को रोकने के लिए हाईवे पर सेंसर लगाए जा रहे हैं तथा अलर्ट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सरकार ने विभिन्न स्थानों पर ऑल वेदर रोड का निर्माण किया है जो हर मौसम में यात्रा को सुगम बनाते हैं जिससे लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यवश जिस ट्रेन का हादसा हुआ उसमें कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। हम साल के अंत तक सभी ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। रेलवे को बेहतर बनाने के लिए हम पुराने और खराब हो चुके ट्रैक को बदलने के लिए ट्रैक नवीनीकरण कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसके तहत नए ट्रैक बिछाने तथा पुराने ट्रैक की मरम्मत की जाती है। मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बनाए जा रहे हैं ताकि यात्री ट्रेनों के ट्रैक पर बोझ कम हो और उनकी स्थिति में सुधार हो। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम पहाड़ों में ट्रेन लेके जा चुके हैं जिसका उदाहरण है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का रेलवे ट्रैक। मैम, कभी पहाड़ों में ट्रेन अंग्रेज लेके गए थे। अंग्रेज लेके गए थे, आज हम लेके जा रहे हैं। मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, इतने साल सत्ता में रहकर भी ये पहाड़ों में कभी ट्रेन क्यों नहीं ले जा पाए? प्रश्न संख्या 104, माननीय सदस्य श्रीमान संकी। माननीय स्पीकर महोदय, जिस समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया था, आज भी वह समस्या जो की जो पड़ी हुई है। बच्चों में मानसिक तनाव की दर तथा आत्महत्या का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों की यदि बात करें तो IIT और नीट की तैयारी का गढ़ कहे जाने वाले कोटा फैक्ट्री में 185 करोड़ के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। 2023 में कोटा शहर में एक साल में 29 आत्महत्या हुई। अगर इसी 2024 की बात की जाए तो सिर्फ 6 माह में 14 मौतें हो चुकी है। आंखों में कामयाबी का ख्वाब लिए तैयारी करने आए उन छात्रों की आखिर ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि वे आत्महत्या तक का दूसरा जगह उठा लेते हैं? सरकार इस विषय में संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार क्यों सरकार उस समस्या पर चुप्पी साधे हुई है जो हमारे देश के भावी भविष्य के वर्तमान को प्रभावित कर रही है?
सरकार उन बच्चों, उन परिवारों के लिए क्या कर रही है जिन्होंने अपने कुल दीपक को अपने आंखों के सामने बुझते हुए देखा है? माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपया। महोदय, या तो इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए गए हमारे प्रयासों को ढंग से समझा नहीं है, या तो लिखित में भी इनको हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। श्रीमान, इन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अगर ये जानने की कोशिश करें तो पश्चिमी देशों में तो काफी समय से यही शिक्षा नीति प्रणाली चली आ रही है। और श्रीमान, 19 फरवरी 2024 को हमने अच्छी सरकारी शिक्षा के लिए 3 IIT, 3 IIM, 20 केंद्र विद्यालय व 13 नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। और दूसरी तरफ मान्यवर कोचिंग गाइडलाइंस की बात करें तो ये यहाँ नीड फॉर गाइडेंस सेक्शन में देख सकते हैं, जिसका एक बिंदु है टू प्रोवाइड करियर गाइडेंस एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट। इसी गाइडलाइन में महोदया यह भी उल्लिखित है कि बिना काउंसलिंग सिस्टम के किसी भी कोचिंग सेंटर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। और रही बात फीस की, तो फीस प्रतिदाय व उचित दाम यानी कि रिफंडेबल होनी चाहिए ताकि बच्चा बिना किसी चिंता के पढ़ सके। हमने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में ही ये उल्लिखित कर दिया था कि बच्चे को शारीरिक व मानसिक दोनों ही तनावों से दूर रखा जाएगा। कोई पूरा प्रश्न? महोदय, शिक्षा में वह सामर्थ्य है जो किसी देश के स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा के साथ खिलवाड़ तथा विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रयोग करना देश पर एक गहरा जख्म छोड़ सकता है। विद्यार्थियों की शिक्षा पर किए जाने वाला यह प्रयोग कहाँ तक तर्कसंगत है? माननीय मंत्री जी कृपया। महोदया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी गिव्स प्रायोरिटी to experiments, logic and skills which can accelerate the pace of growing India. NEP के अंदर स्टूडेंट्स के एजुकेशन पीरियड को 5+3+3+4 में डिवाइड करा गया है, जिससे कि हर सब्जेक्ट आसानी से समझा जा सकता है। पुरानी प्रणाली में जहां एक तरफ स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर बना रहता था, वहीं दूसरी ओर वह अपने फ्यूचर को लेकर कश्मकश में रहता था। और इसी कश्मकश को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पैटर्न को इजी करा गया है। A student can self evaluate and choose subject as per his her interest. यहाँ उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा गया है जो अच्छे मार्क्स ना पाकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, हाथ ना हो पैर ना हो तब भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है, पर मन टूट जाने पर वह कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ मन जोड़ने की बात करी गई है। एनईपी एक नया सवेरा लेकर आई है जो हर भारतीय छात्र को अपनी पहचान, अपने क्षेत्र या अपने देश तक ना सीमित रहकर पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने का मौका देती है। आखिर में मैं हमारे देश के भविष्य, हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहूंगी, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, उसी से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रश्न संख्या 105 माननीय सदस्य श्रीमान रोहित। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था से परिचित हैं। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं अस्पताल नहीं है, यहाँ तक कहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है, जिससे हमारी माताओं बहनों को प्रसव के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि मुख्य अस्पताल में जाने से पहले ही प्रसव गाड़ी और रास्ते में हो जाता है। इसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 1.38 लाख महिलाएं मर रही है। और माननीय महोदय, मानसिक तनाव बीमारी का एक गंभीर विषय है। 26 मिलियन भारतीय यानी 4.5 भारतीय डिप्रेशन तथा एंजाइटी से परेशान है और 38 मिलियन भारतीय टेंशन से पीड़ित है। इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? महोदय की तरफ से स्पष्टीकरण कराएं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया। Thank you, Honorable Speaker, ma'am. So you would like to say to Honorable Member that under National Health Mission, we have established 157 new district hospitals, 647 new community health centers, and 6,036 new primary healthcare centers since 2014. Not only that, but we upgraded 254 district hospitals and 1,116 new community health centers, along with recruiting 1,33,000 new healthcare professionals, which includes doctors, nurses and paramedics. And to retain those
to retain those professionals in rural areas, we have launched Rural Health Fellowship Program, offering financial incentives and career advancement opportunities for doctors and nurses to stay in rural areas for at least 5 years. I repeat, at least 5 years, and as a result, we saw 25% increase in professional staff staying in rural areas. We also gave basic delivery training to over 5 lakh Ashas and AMMs all over the nation to make sure delivery is available at grassroots level when professional help cannot be given. Under Janani Suraksha Yojana, institutional delivery rates increased from 40%. I repeat, from 40% to 94% in 2020. मंत्री जी बात अभी ऐसा ही है। अभी आप बैठ जाइए। अभी आप बैठ जाइए। मंत्री जी को बात अपनी पूरी करने दीजिए। Under Janani Shisu Suraksha Yojana, institutional delivery rates increased from 40% in 2005 to 94% in 2020, showing that and contributing to reduction in maternal mortality rates. Under Janani Shisu Suraksha Yojana, over 12 lakh women have received free healthcare services, including C-section. Awareness campaigns of mental health are being run over all of the country, and with that we have reached over 80% of targeted population. As a result, we saw 20% plus people seeking help for mental health. As an answer to your second question, under your government, mental health was not even paid attention to. You did not do anything regarding that, but our government have understood the seriousness of the situation and taken steps accordingly. We have included mental health into general health services, with over 1 crore people accessing mental health in first year of its implementation. And to raise awareness regarding mental health, we ran mental health program in over 10,000 schools, reaching over 50 lakh students. I repeat, over 50 lakh students nationwide. Not only that, but we also ran mental health awareness campaigns in over 20,000 villages, reaching over 4 crore of population, which leads to 30% increase in people seeking help for mental health. And not only that, we significantly increased budget allocation for mental health from 50 crore in 2020 to 21 to 670 crores in 2022 to 23. 23. कोई पूरक प्रश्न? माननीय महोदय, यदि ऐसा ही है तो और अखबार में प्रतियोगी छात्र छात्राओं की आत्महत्या खबरें हो सकती है। इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी कृपया। With decriminalization of attempted suicide, those who attempt suicide are now treated with care rather than punishment. And to address the situation, we have taken the following steps. Under Manodarpan initiative, we provide psychological support to students as well as families through dedicated helplines and expert counseling sessions. वही नहीं, हमने यह भी नहीं प्राविधान निकाला है कि 16 वर्ष से कम छात्रों को कोचिंग नहीं दी जाएगी, तथा चेतन भगत जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशंस कॉलेजों एवं स्कूलों में कंडक्ट किए जाएंगे। वही नहीं, हमने कॉलेजों एवं स्कूलों में एक नई प्रकार की शिक्षा का आयोजन किया है, जिसमें जीवन का महत्व नामक कक्षाएं चलाई जाएगी और छात्रों को बताया जाएगा कि जीवन का मतलब बस एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि जीवन में कई काम करना है। Also, we do know that more groundwork needs to be done, more awareness campaigns needs to be run, and for that it's going to take a while, but we health ministry are going to take an extra while. Thank you. प्रश्न संख्या 106 माननीय सदस्य श्रीमान प्रकाश। Thank you, Speaker Ma'am. Honorable Minister, I want to know the opinion of government that India, which is a rising global power, should obtain from the critical voting of UN Security Council and UN Human Rights Council regarding global issues. If so, give the reason to the Parliament and why the government has not taken any step on the ongoing Russia-Ukraine war. माननीय गृह मंत्री जी कृपया। Respected Speaker Ma'am,
India's position on Ukraine conflict has been consistent and steadfast. We have expressed our deep concern at the worsening situation and called for immediate cessation of violence and to end to all hostilities. As conveyed in our statement at the Security Council and the General Assembly, we have urged an urgent ceasefire and ensuring safe passage for stranded civilians. We have also highlighted the humanitarian assistance extended by India to Ukraine and its neighbor at this hour of crisis. Since the unfolding of this crisis, Prime Minister spoke with the Russian Federation, Ukraine and other members as well as other major world leaders. He conveyed our considered view, but due to all parties concerned that there is no other choice but the choice of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has consistently said that India is on the side of peace. Just days after his visit to Kyiv, Prime Minister's telephonic conversation with US President and Russian President have raised the hope that New Delhi is ready to take the plunge and attempt in peacemaking between Russia and Ukraine conflict. Our Prime Minister's visit to UN in September, where he will meet US and European leaders and possibly Ukrainian President again, and another visit to Russia in October for BRICS Summit have fueled these hopes. प्रश्न संख्या 107 माननीय सदस्य सुश्री सविता। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के अमृत काल में जी रहे हैं। महोदय, हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने मात्र 6 पदक ही हासिल किए हैं। क्या 150 करोड़ की आबादी में यह एक चिंताजनक विषय नहीं है? जबकि से ग्रसित है, वह भारत से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार खेलों में प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? खेल और खिलाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? और यदि प्रयास कर रही है, दिखाई क्यों नहीं देते? क्या खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम मात्र कागजों तक ही सीमित रह गए हैं? बताइए मंत्री जी। जी कृपया। धन्यवाद स्पीकर महोदय। स्पीकर महोदय, हाँ, हम मानते हैं कि इस बार पेरिस ओलंपिक में हमारे देश ने सिर्फ 6 ही मेडल जीते हैं। माननीय सांसद ने कहा कि हमारे देश में खेल का स्तर इतना निम्न क्यों है। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले कई दशकों से, लगभग 70 सालों से आपकी सरकार सत्ता में है, आपकी सरकार के द्वारा खेलों के भविष्य में कोई विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया गया? उदाहरण की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को ही ले लीजिए आप। वो भी एक समय हुआ करता था जब हमारा देश एक नहीं बल्कि 2-2 बार गोल्ड मेडल की हैट्रिक्स लगाया करता था। पर आज स्थिति हॉकी की इतनी दयनीय हो गई है कि हमारा देश गोल्ड मेडल तो छोड़िए, क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो पाता है, क्योंकि आपकी योजनाएं कोई कारगर साबित थी ही नहीं या धरातल पर दिखी नहीं। आपकी योजनाओं के बारे में क्या कहूं, बस यही कह सकता हूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो आपकी जो योजनाएं थी वो खाली ख्यालों तक ही सीमित रहती। महोदय कृपया बैठ जाइए। महोदय कृपया शांति बनाए रखें। महोदय, मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि उस विषय पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है। समिति का जो निर्णय होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। महोदय, मैं बात करना चाहूंगा कि हमारी सरकार धीरे धीरे खेलों में सुधार लाने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट जो कि 2019 में शुरू किया गया, खेलो इंडिया 2020, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना और भी कई सारी योजनाएं। इसके साथ ही खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, जो खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ाएगा। और खेल मंत्रालय हेतु इस बार 3,442.32 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने कई अन्य देशों के भी उदाहरण प्रस्तुत किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन देशों के भी उदाहरण आपने प्रस्तुत किए, ये कोई वन नाइट सक्सेस नहीं है। उनके देश बहुत पहले से इसके पीछे कार्यरत हैं और कई सालों की मेहनत है, तब जाके आज उनके देश इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। खेल
जो बीत गया सो बात गई। माननीय सांसद ने कहा कि खेलो इंडिया की जैसी योजनाएं क्या सिर्फ कागजों की सीमित है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जी नहीं। खेलो इंडिया सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अगर हमारी फाउंडेशन ही सही नहीं होगी तो हम कैसे एक ऊंची इमारत की कल्पना कर सकते हैं। बात करें खेलो इंडिया की, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम खिलाड़ियों के करियर को समर्थन करता है, खिलाड़ियों के लिए उनके खेल करियर से परे एक स्थिर भविष्य सुनिश्चित करता है, साथ ही बुनियादी ढांचे का भी विकास करता है। सरकार देश के कुल 34 राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से अधिक खेल बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिनकी वित्त पोषण राशि 3,000 करोड़ से अधिक है, जो खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बात करें खेलो इंडिया मिशन की उपलब्धियों की, तो पदकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। जहां वर्ष 2018 में 92 एथलीटों के द्वारा 82 पदक जीते गए थे, वहीं 2022 में खेलो इंडिया एथलीटों ने 312 पदक जीते, जो 2018 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके साथ ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सफलता की बात करें, तो खेलो इंडिया का जो इकोसिस्टम है, उसने खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार सफलता हासिल की है। हाँ, ओलंपिक 2016 में जहां सिर्फ 2 पदक थे, वहीं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक और 2024 के पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें तो 61 पदों के साथ भारत ने चौथी रैंक हासिल की है। 19वें एशियन गेम्स की बात करें तो 107 पदक के साथ भारत ने वहां भी चौथी रैंक हासिल की है। और स्पीकर मैडम, खेलो इंडिया केवल अंतर्राष्ट्रीय खेलों को ही नहीं बल्कि स्थानीय खेलों जैसे मलखंभ हो गया, कलरी पलटू हो गया और भी कई स्थानीय खेलों को समर्थन करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कबीरदास जी का एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। वैसे तो खेल ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर फिर भी कि इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहता है कि हे मेरे मन धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली भी जब 100 घड़े पानी से सींचता है तब जाके ऋतु आती है, तब जाके फल लगते हैं। तो हमारी सरकार उस माली की तरह कार्य कर रही है और खेलो इंडिया जैसी कई योजनाएं मटके में भरे उस पानी की तरह है, जो उस पौधे को एक दिन जरूर विकसित करेगी और एक दिन हमारा देश भी मेडल्स के मामले में अन्य देशों की भांति अव्वल स्थान पर होगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 108 माननीय सदस्य सुश्री स्नेहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न माननीय रक्षा मंत्री जी से है कि आप हाल ही में हुए हमारी सेना पर आतंकवादी हमलों से अवगत होंगे कि कैसे हमारी सेना को आतंकवादियों ने अब कई इलाकों पर अपना निशाना बनाया है। महोदय, अब तो तिरंगा भी यहाँ पूछने लगा है कि क्या बात हो गई भारत आजकल में लहराने से ज्यादा कब्र में दफनाने के क्यों काम आ रहा है। देश की रक्षा करना और देश के सैनिकों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम देश के सैनिकों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ना जाने कितने और पुलवामा अटैक होंगे, तो ना जाने कितने और जम्मू कश्मीर में हमले होंगे, तो ना जाने कितने और सैनिक शहीद होंगे। इसी संबंध में मेरा आपसे प्रश्न है कि आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए आपकी सरकार की रणनीति क्या है। माननीय रक्षा मंत्री जी कृपया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं अपने सदन के साथियों को बताना चाहूंगी कि हमारे देश में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करने एवं सैनिकों की रक्षा हेतु हम नई रणनीति अपना रहे हैं, जिसमें खुफिया संग्रह, आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम और हमारे सहयोगी देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभियान शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत मालाबार अभ्यास भी है, जो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर की नौसेनाओं द्वारा आयोजित किया गया है। हमारी सरकार आतंकवाद को कम करने के लिए एक सामूहिक और समन्वित अप्रोच अपना रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, समझौता और सामाजिक सुधार शामिल है। हमारी सरकार शहीदों की संख्या कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सेनाओं को आधुनिक और उन्नत हथियारों से सुसज्जित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम सेनाओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं एवं मिलिट्री हॉस्पिटल खोले जाने के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए समर्पित है। हमारे देश के जवान साहस और सुरक्षा का प्रतीक है और हमारा कर्तव्य है हमारे देश के जवानों की समस्या का समाधान करना तथा उनका हल निकालना।
और मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। हमारे देश के जवानों की शहादत की बात करें तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम लिख रहे हैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। हम लिख रहे हैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। हमारे लहू का हर एक कतरा इनकलाब आएगा। प्रश्नकाल समाप्त होने जा रहा है। समय की बाध्यता को देखते हुए शून्यकाल प्रारंभ किया जाना है। माननीय सदस्य कृपया शांति बनाए रखें। शून्यकाल प्रारंभ होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 201 माननीय सदस्य श्रीमान हिमेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में पर्यावरण बहुत ही गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दा है। हर वर्ष आप इस पर नई नई योजना हर वर्ष आप हमें बता सकते हैं कि यह योजना जमीनी स्तर पर कितनी कारगर सिद्ध हो रही है? यदि हाँ, तो प्रकृति व हिमालय का जो दोहन उत्तराखंड में हो रहा है, 2013 में केदारनाथ, 2023 में ऋषिगंगा व सिक्कारा टनल हादसा, जिससे हम सभी परिचित हैं, तो क्या यह आपदाएं प्राकृतिक हैं या मानव? जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वहां पर बीआरओ के माध्यम से 6500 से अधिक पेड़ों का काटने की साजिश की गई है। तो क्या हमें बता सकते हैं कि इसके लिए आप क्या कदम उठाए हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को संज्ञानित करना चाहूंगा कि पर्यावरण केवल सदन तक ही नहीं, अपितु समस्त राष्ट्र के समस्त नागरिकों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। आप बात कर रहे हैं हमारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर कारगर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम की कैंपेन की शुरुआत की गई थी, जिसमें हमने यहाँ सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था कि सभी अपने राज्यों में वृक्षारोपण करेंगे, और इसका परिणाम इतना फलीभूत हुआ है, मात्र 3 हफ्तों में हमारी सरकार द्वारा 25 लाख वृक्षों का आरोपण किया गया है, जो हमारे लिए गौरवान्वित विषय है, साथ ही साथ पर्यावरण के संवर्धन में एक प्रथम कड़ी है। माननीय महोदय, मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारी सरकार योजनाओं को हवा में ही बाधित नहीं करती, अपितु हमारी सरकार द्वारा हिमालयन टोपोलॉजी के आधार पर आधारित EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एवं SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पर कार्य कर रही है, और कैम्पा फंड के माध्यम से हमारी सरकार वृक्षारोपण और पर्यावरण संवर्धन पर काम कर रही है। जहां तक आप बात कर रहे हैं वनावरण के मामलों की, तो 33% तक की हम पे रिपोर्ट आती है कि वनों की उच्चतम गुणवत्ता 33% होनी चाहिए, परंतु हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं जिनकी यह प्रतिशतता 84.53%, जिसमें 5 शीर्ष राज्य मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड और मणिपुर है। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार इको सेंसिटिव जोन की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं हिमालय की बात आपने करना चाहूंगा। हिमालय हमारे सरकार ताज है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि छाया मनस्य कुलवंती तिष्ठति यमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय। एक फल जो कड़ी धूप पे हमको फल प्रदान करता है, हमें छाया प्रदान करता है, तो क्या हम सभी का कर्तव्य नहीं है कि उस पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, उस संवर्धन किया जाए, उस पर्यावरण की रक्षा किया जाए। माननीय महोदय, मैं माननीय सांसद जी को अवगत करवाना चाहूंगा, वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी की आपने बात की। वर्ष 2013 में आपकी सरकार द्वारा जब केदारनाथ त्रासदी आई थी, तो उसमें भी माननीय स्पीकर मैम, विपक्ष की सरकार अर्थात यूए की सरकार ने भी घोटाले का अवसर देखा, जिसका यह परिणाम आज है कि हर बार आपकी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। माननीय महोदय, इको सेंसिटिव जोन की आपने बात की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी सरकार द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग का गठन किया गया था, जिसमें हमने यहाँ प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। उत्तरकाशी से गंगोत्री जो इको सेंसिटिव जोन हमारा आता है, इसमें लैंडस्लाइड काफी होता है। इसके लिए हमने डीपीआर की कंसल्टेंसी से एक बाइडन का प्रावधान लाया, जिसको हम पहाड़ से 3 से 10 मीटर की दूरी पर बनाएंगे और उसे कंक्रीट से कवर करके उसके अंदर एक टनल का प्रावधान करेंगे, जिससे जो हमारा यह मलबा है या एनएच पर ना करके साइड में गिरेगा और किसी भी स्थानीय निवासी को यह प्रावधान और यह समस्याओं का परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा ऑल वेदर रोड पर भी कार्य किया गया है, जिसका हमने हाई लेवल मीटिंग में गठन किया था
कि जो यहाँ इको सेंसिटिव जोन उत्तरकाशी और गंगोत्री नेशनल हाईवे पार्क है, इसमें हमने सड़क की चौड़ीकरण की बात की थी, जो पहले 7 मीटर से 10 मीटर तक की बात की थी, परंतु पर्यावरण हमारी प्रथम वरीयता है। पर्यावरण हमारे लिए सब कुछ है, हमारा संरक्षण है, हमारा संवर्धन है। प्रकृति तो हमारे लिए अमूल्य धरोहर है, जिसका रक्षण करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है, जिसे हमने घटा करके 5.5 मीटर से 7 मीटर तक कर दिया था, जिससे प्रथम वरीयता हमने पर्यावरण को दी। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ना हमारी सरकार ने केवल उत्तरकाशी से गंगोत्री तक सिर्फ पर्यावरण पर कार्य किया है, बल्कि इस इको सेंसिटिव जोन में भी पलायन को रोकने और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए होम से जैसी योजनाओं को प्रतिपादित किया है, जिससे 25% की सब्सिडी हमने प्रदान की है। 10 लाख रुपए तक की विशेष छूट हमने होम स्टे के लिए दी है, जिससे यहाँ का स्थानीय निवासी यहीं रह करके अपने आप को और सृजनात्मक कर सकता है और अपने स्वरोजगार को और बढ़ा सकता है। प्रश्न संख्या 202 माननीय सदस्य सुश्री मनीषा। धन्यवाद स्पीकर महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या जलवायु संबंधी आपदाओं को देश की आपदा उपशमन रणनीति में शामिल किया गया है, और यदि किया गया है तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? महोदय, मैं इसी से संबंधित अपना दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या जलवायु संबंधी जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपदा न्यूनीकरण रणनीति को निरंतर निगरानी और अनुकूलन किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय गृह मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं सांसद जी को बता दूं कि आपदा शमन रणनीति में सूखा, चक्रवात, GLOF, बाढ़ आदि जैसी आपदाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के उपायों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने चक्रवात, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन आदि जैसी चरम मौसम से संबंधित आपदाओं के प्रबंधन के लिए कई आपदा विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन में राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों की सहायता से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMA तैयार की गई है। भारत सरकार ने तटीय राज्यों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय करने की दृष्टि से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना NCRMP को भी लागू किया है। इसके साथ ही शहरी विकास में जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से वृक्षारोपण भी हो रहा है। इसके अलावा 15वें वित्त की सिफारिश पर सरकार ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड NDMF के लिए 13,693 करोड़ रुपए और राज्य आपदा शमन कोष SDMP के लिए 32,031 करोड़ रुपए की आवंटन को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 203 माननीय सदस्य सुश्री अलीसा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रक्षा मंत्री जी से है। रक्षा मंत्री जी रक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ने बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण कई प्रवासी अवैध रूप से हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार ने बांग्लादेश की तरह किसी अन्य देश के लोगों को हमारे देश में प्रवेश करने की संभावनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं? प्रवासों के कारण हमारे देश में आपराधिक गतिविधियां हो रही है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यह हमारे देश के लिए सही है? माननीय रक्षा मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने अपनी सीमाओं को मजबूत करने और अवैध प्रवासों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई है, निगरानी में सुधार किया है और बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर प्रवासों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बांग्लादेश की तरह किसी अन्य देश के लोगों को हमारे देश में प्रवेश करने की संभावना रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमाओं पर बाड़ लगाना, सीमा सुरक्षा बलों को मजबूत करना और
सीमा पार करने वालों की पहचान करने के लिए तकनीक का उपयोग किया है तथा सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि अवैध प्रवास को रोका जा सके। महोदया, अवैध और आपराधिक गतिविधियों के कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से कई लोग गरीबी और उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देशों से भाग रहे हैं और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन ढूंढ रहे हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सीमाओं की सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमें एकजुट होना होगा ताकि भविष्य में आने वाली या होने वाली गतिविधियों का हम ध्यान रख सकें। धन्यवाद। Honorable members, I have to make an announcement. On the behalf of the members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Mr. Liang Chiu, Speaker of the Chinese Parliament and the Honorable Member of the Chinese Parliamentary Delegation, who are on a visit to India, are our honored guests. And the other Honorable Member of the Delegation are Miss Lina Qi, Member of the Chinese Parliament. It's a very high-powered delegation who reached Delhi on 28 August 2024 and they are now seated in a special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country and we also convey our warm feeling and best wishes to them. माननीय गृह मंत्री जी, आप समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पुनर्स्थापन करेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न है, प्रोन्नति में सभी को एक समान कानून तथा सर्वधर्म संप्रदाय हेतु संविधान संशोधन विधेयक 2024 के पुनर्स्थापन करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव हेतु अनुमति के पक्ष में जो माननीय सदस्य हैं वे कृपया हाँ कहें। इस प्रस्ताव हेतु अनुमति के पक्ष में जो माननीय सदस्य नहीं हैं वे कृपया ना कहें। हाँ का बहुमत अधिक है, अतः अनुमति दी जाए। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं विधेयक प्रस्तुत करती हूँ। आज यह मेरा सौभाग्य है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, जो कि भारतीय संविधान में एक नए अध्याय के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज यह सदन एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। विभिन्न सामाजिक समस्याओं को दूर करने एवं समतामूलक समाज की स्थापना व हर वर्ग, हर पंथ, हर संप्रदाय व महिला सशक्तिकरण हेतु इस विधेयक के अंतर्गत समान कानून व नियम लागू करना इस विधेयक के अंतर्गत आता है, जिसके प्रावधान कुछ इस प्रकार है। विवाह की कानूनी आय निर्धारित करना, द्विविवाह पर प्रतिबंध, संपीड़ विवाह पर प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता। माननीय महोदय जी। प्रधानमंत्री महोदय, आप यूसीसी के माध्यम से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत के अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसलिए हर धर्म के लोगों पर समान नागरिक संहिता थोपना गलत है और हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया। माननीय महोदय, सर्वप्रथम तो मैं अपने युवा सांसद सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि हम किसी भी प्रकार से धर्म का हनन नहीं कर रहे हैं। आप चित परिचित हैं संविधान से, आप चित परिचित हैं संविधान के अनुच्छेदों से। तो हमारे संविधान में समान नागरिक के अधिकारों की बात की गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार केवल मनगढ़ंत बातें कर रही है। वे यह भली भांति जानती है यदि यूसीसी समान नागरिक संहिता आज विधेयक प्रकाशित हो जाता है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा यदि एक घर में रह रहे 4 व्यक्तियों पर अलग अलग कानून थोपा जाए तो क्या वह घर एक आदर्श घर कहलाएगा? क्या वह घर अनुशासित कहलाएगा? नहीं। उसी प्रकार से यदि समस्त राष्ट्र में अलग अलग कानून हो तो क्या वह राष्ट्र
दोहरी व्यवस्था से संचालित हो पाएगा? क्या हम विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा पाएंगे? माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष केवल बिल पेश करने एवं विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाने पर अपने आप को कारगर नहीं मानता, परंतु महोदय किसी भी सदस्य को बिल पेश करने एवं अपने क्षेत्र के अधिकार को सदन में लाने का स्वाभाविक कर्तव्य है और यह होना भी आवश्यक है, परंतु सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक पर आरोप लगाना एवं इसको अनुचित ठहराना यहाँ कदापि भी सही नहीं है। माननीय मंत्री जी कृपया। महोदय, अगर आपको सभी धर्मों की इतनी चिंता है और आप सच में व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव और असमानता को निपटाना चाहते हैं, तो सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को संशोधित कीजिए, ताकि यूसीसी जैसा एक नजर आईना पेश कीजिए महोदय। और खुद आपकी सरकार के विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यूसीसी इस समय ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि यूसीसी को हमारी सरकार विरोध करती है। माननीय मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो हमें भावना में न बहकर प्रत्यक्षता पर कार्य करना होगा। हमने हाई लेवल कमेटी की बैठक में सभी धर्मों के विशेषज्ञों को सर्वसहमति से यह प्रस्ताव तैयार किया है। एक बार लागू होने के बाद यह विधेयक विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित कानूनों को सुव्यवस्थित करेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 जैसे मौजूदा कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। सरकार के इस कदम से बहुविवाह पर प्रतिबंध लगेगा और मुस्लिम वर्ग में 3 तलाक से महिलाओं पर होने वाली प्रताड़ना पर रोक लगेगा। दोनों लिंगों के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आय निर्धारित होगी। तलाक से संबंधित मुद्दों पर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार की गारंटी होगी। पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और गोद के लिए बच्चों, विवाहित संबंधों से पैदा हुए बच्चों और सैरोगेट जन्म के माध्यम से गर्भ धारण करने वाले बच्चों को अधिकार मिलेगा। माननीय सदस्यगण, सदन में मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पारित किया जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ का बहुमत अधिक है, अतः यह विधेयक पारित किया जाता है एवं सदन अगले सत्र हेतु स्थगित किया जाता है।